दिनांक 22 अक्टूबर वर्ष 2020 10वीं कक्षा मैथ्स 2 का तीसरा चैप्टर वृत्त हम लोग कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्न संग्रह 3.3 की एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 को समझने के लिए कुछ नियम को समझना ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले वो नियम क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे पहला नियम तो देख लीजिए, ये है कि वृत्त की जीवाएं यदि सर्वांग-सम हों तो उनके संगत चाप भी सर्वांग-सम होते हैं। जीवा किसे कहते हैं? देखिए, वृत्त के किसी भी दो बिंदु को अगर हम जोड़ेंगे, ये एक वृत्त है, वृत्त में ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, वृत्त पर है, इसको जोड़ दिया तो रेखाखंड AB मिल गया। तो ऐसे रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। यहाँ AB वृत्त की जीवा है। अब इस जीवा से एक चाप बन रहा है, चाप APB। जीवा AB का संगत चाप क्या है? चाप APB। ऐसे ही जीवा CD का संगत चाप क्या है? चाप CQD। तो अब इस नियम के अनुसार अगर वृत्त की, किसी वृत्त की दो जीवा सर्वांग-सम हैं, सर्वांग-सम यानी उनके माप बराबर हैं, तो उन जीवाओं के जो संगत चाप होंगे उनके माप भी बराबर होते हैं, अर्थात वो भी सर्वांग-सम होते हैं। यदि AB और CD बराबर होगा तो चाप APB और चाप CQD भी बराबर होगा। देखिए, यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि यदि चाप AB सर्वांग-सम चाप CD, जीवा AB सर्वांग-सम जीवा CD, तो चाप APB सर्वांग-सम होगा चाप CQD के। दूसरा नियम, अब इसी में इसका विपरीत भी लगा सकते हैं कि अगर चाप बराबर है तो उनकी संगत जीवा भी बराबर होगी, सर्वांग-सम होगी। ये इसी नियम का विपरीत है, विलोम नियम है। अब आते हैं नियम नंबर 2 पे। केंद्रीय कोण क्या होता है और खंडित चाप क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, ये वृत्त है जिसका केंद्र है P। अब ये चाप AXB है और चाप AXB के द्वारा केंद्र पर कोण APB बन रहा है। कोण APB, देखिए कोण APB, ये एक कोण है। इसका शीर्ष बिंदु P है और इसका जो ये इस कोण के भुजाओं के अंदर जो चाप आ रहा है, चाप AXB, इसे खंडित चाप कहते हैं। कोण APB केंद्रीय कोण है और चाप AXB इसका खंडित चाप है। तो नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि केंद्रीय कोण का जितना माप होगा उसके खंडित चाप का भी उतना ही माप होगा। यदि कोण APB 50 अंश है तो चाप AXB का माप भी 50 अंश होगा। यदि कोण APB 60 अंश है तो चाप AXB भी 60 अंश होगा। केंद्रीय कोण का माप उसके खंडित चाप के माप के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। ये नियम 2 है। देखिए, मेज़र एंगल APB, मेज़र यानी माप, और ये जो निशान है कोण का है, मेज़र कोण APB, मेज़र कोण APB यानी कोण APB का माप बराबर होगा मेज़र चाप AXB। ये AXB चाप के माप के बराबर होगा। ये जब भी ये नियम आप यूज़ करेंगे ये कारण लिखना, लघु चाप की परिभाषा। तो ये नियम नंबर 2 हो गया। अब नियम नंबर 3 पे आते हैं। ये एक वृत्त है, देखिए। अब नियम 3 में देखिए, अंतर्लिखित कोण क्या होता है, खंडित चाप क्या होता है, इसको ज़रा आपको समझना होगा अच्छी तरह से।
कोण ABC, कोण ABC में देखिए ये B जो है शीर्ष बिंदु है। तो अगर किसी कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त पर हो तो उस कोण का माप उसका जो खंडित चाप है उसके माप का आधा होता है। मतलब यदि ये चाप APC यदि 50 अंश है तो कोण ABC का माप उसका आधा होगा, यानी 25 अंश होगा। याद रखिए, इसके पिछला नियम मैंने क्या बताया था, शीर्ष बिंदु A अगर केंद्र पर है तो कोण का माप और चाप का माप बराबर होगा, लेकिन कोण का शीर्ष बिंदु यदि वृत्त के ऊपर है, जैसे कोण ABC शीर्ष बिंदु B वृत्त के ऊपर है, तब कोण का माप उसके खंडित चाप का आधा होता है। वही यहाँ पर लिखा है, देखिए कि मेजर एंगल ABC बराबर मेजर चाप APC बटे दो यानी आधा, चाप APC के माप का आधा, कोण ABC का माप चाप APC के माप का आधा होगा। यानी ये चाप अगर 100 है तो ये कोण का माप 50 होगा। ये चाप का माप यदि 200 है तो ये कोण का माप 100 डिग्री होगा। चाप APC 60 है अगर, तो कोण ABC 30 अंश होगा। जब भी इस नियम का आप प्रयोग करेंगे, कारण हमेशा लिखना अंतर्लिखित कोण का प्रमेय। अच्छा, यहाँ पर कोण इस तरह से भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है कोण ABC। देखिए यहाँ पर भी कोण ABC का शीर्ष बिंदु B वृत्त पर ही है, लेकिन यहाँ एक भुजा स्पर्श रेखा है, दूसरी छेदन रेखा है। जबकि ये नियम इसमें क्या था, दोनों भुजाएं, कोण की दोनों भुजाएं छेदन रेखा थी। यहाँ पर एक छेदन रेखा, एक स्पर्श रेखा है। तो यहाँ भी फार्मूला वही है जो यहाँ पर था। ये जो कोण ABC है इसका शीर्ष बिंदु वृत्त पर है, तो इसलिए कोण ABC का माप चाप APB के माप का आधा होगा। तो फार्मूला तो वही है, लेकिन यहाँ पर कारण बदल जाएगा। ये अंतर्लिखित कोण का प्रमेय था, यहाँ स्पर्श रेखा छेदन रेखा प्रमेय लिखेंगे। अब इसी को दोनों को मिक्स करके एक यहाँ फार्मूला बन रहा है। देखिए यहाँ पर कोण ADB बन रहा है, कोण ADB का शीर्ष बिंदु D वृत्त पर है, और यहाँ कोण ABC जैसे यहाँ पर बना था, कोण ABC यहाँ पर भी शीर्ष बिंदु वृत्त पर ही है। तो कोण ADB भी देखिए शीर्ष बिंदु वृत्त पर है, तो ये चाप APB का आधा होगा। और कोण ABC यहाँ भी शीर्ष बिंदु वृत्त पर है, तो कोण ABC का माप भी चाप APB का आधा होगा। तो कोण D और ये कोण ABC दोनों चाप APB का आधा है, इसलिए कोण D और कोण ABC दोनों बराबर होंगे। तो इस तरह से जब भी आपको दिखाई दे एक अंतर्लिखित कोण बन रहा है और एक कोण स्पर्श रेखा और छेदन रेखा द्वारा बन रहा है, दोनों कोण एक ही चाप खंडित कर रहे हैं, दोनों कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त पर है, तो ऐसे दो कोण हमेशा बराबर होते हैं। यानी यहाँ कोण ABC और कोण ADB दोनों सर्वांगसम होंगे, दोनों के माप हमेशा बराबर होंगे। तो जब कभी इस फार्मूले का आप यूज़ करो तो कारण क्या लिखोगे, एक अंतर्वृत्त खंड के कोण। तो ये था नियम नंबर 3। नियम 4 आप समझ लीजिए। देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला ये नियम 2 से देख लीजिए। अगर कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त पर है तो कोण का माप उसके खंडित चाप के बराबर होता है। फिर अगर कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त पर है तो उस कोण का माप खंडित चाप का आधा होता है। अब देखिए कोण का जो शीर्ष बिंदु है वो केंद्र पर भी नहीं है, वृत्त पर भी नहीं है, बल्कि वृत्त के बाहर चला गया है। जैसे यहाँ पर कोण ABC, तो ABC में शीर्ष बिंदु B वृत्त के बाहर चला गया है। तो ऐसे कोण का माप क्या होता है, बड़े वाले चाप का माप माइनस छोटे वाले चाप का माप और उसका आधा। जैसे कि मान लीजिए ये 50 है, चाप ARC का माप 50 है, और ये
20 है, चाप PSQ 20 है, ये चाप का माप 50, ये चाप का माप 20। तो ये कोण का माप कैसे निकालेंगे? दोनों को माइनस करो, 50 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 30। फिर उसका आधा कर दो, 15। तो ये कोण का माप 15 होगा। तो फार्मूला देखिए क्या बन रहा है, कोण ABC का माप यानी मेज़र एंगल ABC बराबर बड़ा वाला चाप चाप ARC माइनस छोटा वाला चाप यानी चाप PSQ माइनस करके आधा कर दो यानी भागे 2। तो कोण ABC का माप मिल जाएगा। अब पांचवा नियम देख लीजिए। देखिए क्या क्या हम चर्चा कर चुके हैं। शीर्ष बिंदु वृत्त पर होगा तो कोण का माप चाप के बराबर, शीर्ष बिंदु वृत्त पर होगा तो उसका माप खंडित चाप का आधा, शीर्ष बिंदु वृत्त के बाहर है तो बड़ा चाप माइनस छोटा चाप भागे 2। अब एक ही केस बन रहा है कि शीर्ष बिंदु अगर वृत्त के अंदर हो पर केंद्र पर ना हो, जैसे कोण ABC, यहाँ से शीर्ष बिंदु B वृत्त के अंदर है लेकिन केंद्र पर नहीं है, तब क्या करते हैं? तब यहाँ पर दोनों चाप को प्लस करके उसका आधा कर देते हैं, जितना आएगा वो कोण ABC का माप होगा। मान लो कि ये 50 है और ये 30 है। एक्चुअली दोनों यहाँ पर बराबर ही होगा, सॉरी बराबर नहीं हुआ क्योंकि अगर केंद्र पर होता तो बराबर होता। तो ये 50 है, चाप AC का माप 50 है और चाप PQ का माप 30 है। तो 50 प्लस 30 80, उसका आधा कर दीजिए 40 हो जाएगा। तो कोण ABC का माप 40। तो ऐसा कोण जो वृत्त जिसका शीर्ष बिंदु वृत्त के अंदर हो लेकिन केंद्र पर ना हो तो उसका माप कैसे निकालते हैं? चाप AC यानी दोनों चाप के माप को प्लस करके उसका आधा कर देना है। कोण ABC के आगे की तरफ जो चाप है उसका माप प्लस पीछे की तरफ जो चाप बन रहा है उसका माप, दोनों को प्लस करके आधा कर देंगे तो कोण ABC का माप मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ ये 5 नियम हैं जो आपको 3.3 समझने के लिए बहुत काम आने वाले हैं। तो अब आइए शुरू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.3। 3.3 में सबसे पहला सवाल है, यहाँ आकृति बनी है देखिए, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र है C और D, E, F, G ये 4 बिंदु वृत्त के ऊपर हैं। तो क्या क्या ज्ञात करना है हमें? यहाँ पर कोण ECF का माप 70 अंश दिया है। कोण ECF का माप 70 अंश दिया है। चाप DGF 200 डिग्री है। चाप DGF ये 200 डिग्री है। तो चाप DE तथा चाप DEF के माप ज्ञात करो। चाप DE और चाप DEF के माप ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, चाप DE और DEF, चाप DE और DEF। तो देखिए यहाँ पर कोण ECF का माप 70 अंश दिया है। कोण ECF का माप 70 अंश दिया है। और हमने क्या पढ़ा था कि केंद्रीय कोण, यहाँ शीर्ष बिंदु देखिए वृत्त केंद्र पर बन रहा है तो एक केंद्रीय कोण हुआ। केंद्रीय कोण का माप हमेशा उसके खंडित चाप के बराबर होता है। तो कोण ECF 70 अंश है तो चाप EF भी 70 अंश हो जाएगा। फिर देखिए, अब पूरे वृत्त का जो चाप का अंशात्मक माप होता है, पूरे वृत्त का जो अंशात्मक माप होता है 360 डिग्री होता है, जिसमें DGF 200 डिग्री दिया है। DGF का माप 200 डिग्री है। DGF 200 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, यानी यहाँ से यहाँ तक का चाप 270 हो गया। तो ये कैसे निकालेंगे? आपको पता है टोटल माप 360 होता है, तो 360 में से 270 माइनस कर दो तो चाप DE का माप मिल जाएगा।
तो ये चाप डी ई का माप मिल जाएगा। और चाप डी ई एफ का माप कैसे मिलेगा? ये चाप डी ई प्लस चाप ई एफ को प्लस कर देंगे तो चाप डी ई एफ भी मिल जाएगा। तो इसी को देखिए मैंने हल किया है किस प्रकार से। सबसे पहले आकृति बना लिया, फिर जो जानकारी दी है वो दत्त की हेडिंग में डाल के लिख दिया, जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना की हेडिंग में लिख दिया। अब हल शुरू करते हैं। देखिए वहीं से शुरुआत किया। कोण ई सी एफ और चाप ई एफ दोनों बराबर होंगे। लघु चाप की परिभाषा देखिए, कोण ई सी एफ बराबर मेजर चाप ई एफ, लघु चाप की परिभाषा। परंतु मेजर एंगल ई सी एफ 70 अंश दिया है, इसलिए मेजर चाप ई एफ भी 70 अंश हो जाएगा। तो चाप ई एफ मिल गया। अब हम जानते हैं कि ये जो पूरे चाप हैं कौन कौन से, ये डी ई प्लस ई एफ प्लस ये डी जी एफ, ये 1 2 3 तीनों चाप मिलाएंगे तो पूरा वृत्त बन रहा है। तो ये मेजर चाप डी ई, ये डी ई प्लस ई एफ और प्लस ये डी जी एफ, ये तीनों चाप मिला के क्या बन जाएगा? पूरा वृत्त बन जाएगा, वृत्त का माप हो जाएगा। अब डी ई का माप 70 अंश, सॉरी डी ई का माप हमें नहीं मालूम है, तो डी ई वैसे ही लिखेंगे। ई एफ 70 अंश है, डी जी एफ 200 डिग्री दिया हुआ है, वृत्त का माप 360 होता है। तो ये 70 प्लस 200 270 हो गया, वो साइड में शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा। तो चाप डी ई हो जाएगा 90 अंश। चाप डी ई हो गया 90 अंश। अब चाप डी ई एफ पूछा है, चाप डी ई एफ, तो चाप डी ई एफ यानी चाप डी ई प्लस ई एफ, चाप डी ई प्लस ई एफ। अब डी ई 90 ऊपर हम निकाल चुके हैं, ई एफ 70 ये भी हम निकाल चुके हैं, चाप ई एफ 70, तो 90 प्लस 70 ये चाप डी ई एफ का माप 160 अंश हो गया। तो ये पहला सवाल ख़त्म होता है। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल क्या है? देखिए यहाँ पर एक वृत्त दिया है और उस वृत्त के अंदर त्रिभुज क्यू आर एस बना हुआ है। अब सवाल में क्या जानकारी दी है कि ये जो त्रिभुज क्यू आर एस है ये समबाहु त्रिभुज है। तो हमें सिद्ध करना है कि चाप आर एस, चाप क्यू एस और चाप क्यू आर ये तीनों चाप सर्वांग सम है। ये चाप क्यू आर, चाप आर एस, चाप एस क्यू ये सर्वांग सम है। और चाप क्यू आर एस 240, चाप क्यू आर एस 240 है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, ये समबाहु त्रिभुज है क्यू आर एस, तो इसलिए इसकी तीनों भुजा बराबर होंगे। क्यू आर सर्वांग सम आर एस सर्वांग सम एस क्यू, तीनों भुजा सर्वांग सम। अब हमने चर्चा किया था सबसे पहला नियम कि यदि एक ही वृत्त की जीवाएं सर्वांग सम हों तो उनके जो संगत चाप होते हैं वे भी सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ जीवा क्यू आर सर्वांग सम जीवा आर एस सर्वांग सम जीवा एस क्यू है, तो उनके जो संगत चाप है चाप क्यू आर सर्वांग सम चाप आर एस सर्वांग सम चाप एस क्यू हो जाएगा, कारण सर्वांग सम जीवाओं के संगत चाप। तो इस प्रकार से ये पहला हल हो जाएगा। दूसरा, चाप क्यू आर एस का माप ज्ञात करना है। चाप क्यू आर एस का माप, तो देखिए बेटा, ये कोण क्यू आर एस एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण के माप 60 अंश के होते हैं। तो ये कोण क्यू भी 60 हो जाएगा, कोण आर भी 60, कोण एस भी 60। तो जब कोण एस 60 हो गया तो अब देखिए कोण एस का शीर्ष बिंदु वृत्त पर है, तो इसलिए इसका जो खंडित चाप है वो क्या हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा। मैंने आपको बताया था किसी कोण का शीर्ष बिंदु अगर वृत्त पर है तो उस कोण का माप उसके खंडित चाप का आधा होता है। तो ये कोण का माप 60 है, तो इसका मतलब ये चाप का माप 120 होगा, तभी 120 का आधा यहाँ 60 हो रहा है। तो इस तरह चाप क्यू आर 120 हो जाएगा
इसी प्रकार चाप आर एस, ये देखिए कोण क्यू का खंडित चाप है। कोण क्यू एक अंतरलिखित कोण है क्योंकि ये वृत्त पर है। तो कोण क्यू 60 अंश, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज का कोण है इसलिए इसका खंडित चाप जो आर एस है वो 120 अंश हो जाएगा। तो ये क्यू आर 120, आर एस भी 120, तो क्यू आर प्लस आर एस करेंगे तो चाप क्यू आर एस क्या हो जाएगा, 120 प्लस 120 240 अंश हो जाएगा। तो क्यू आर एस 240 अंश हो जाएगा इस प्रकार से। तो अब इसे लिखेंगे कैसे, त्रिभुज क्यू आर एस समबाहु त्रिभुज दिया गया है। साध्य क्या करना है, चाप आर एस सर्वांगसम चाप क्यू एस सर्वांगसम चाप क्यू आर, ये सिद्ध करना है। दूसरा चाप क्यू आर एस, चाप क्यू आर एस, ये चाप का माप 240 है, सिद्ध करना है। तो शुरू करते हैं। अब त्रिभुज क्यू आर एस समबाहु त्रिभुज है इसलिए भुजा आर एस सर्वांगसम भुजा क्यू एस सर्वांगसम भुजा क्यू आर। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये क्यू आर, आर एस और ये क्यू एस, ये तीन भुजा जो बन रही है, फिर से देख लीजिए, भुजा क्यू आर, भुजा आर एस और भुजा एस क्यू, ये तीनों भुजा सर्वांगसम होगी क्योंकि ये सर्वांगसम समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो ये लिख दिया। अब जब आर एस का चाप कौन सा बन रहा है, देखो आर एस का संगत चाप आर एस है, तो भुजा आर एस लिखा तो यहाँ चाप आर एस। भुजा क्यू एस लिखा तो भुजा क्यू एस का संगत चाप क्यू एस हो गया। तो भुजा क्यू एस का संगत चाप क्यू एस। भुजा क्यू आर का संगत चाप क्यू आर, तो भुजा क्यू आर के नीचे चाप क्यू आर हो गया। तो जब ये तीनों भुजाएं सर्वांगसम है तो इनके संगत चाप भी सर्वांगसम हो जाएंगे, कारण सर्वांगसम जीवाओं के संगत चाप। इस तरह से पहला सिद्ध होता है। दूसरा, हमें चाप क्यू आर एस का माप ज्ञात करना है तो हम लोग चाप क्यू आर ज्ञात कर लेंगे, फिर चाप आर एस ज्ञात कर लेंगे, दोनों का माप जोड़ देंगे तो चाप क्यू आर एस मिल जाएगा। तो देखिए ये जो कोण एस है यानी कि कोण क्यू एस आर है, ये चाप क्यू आर का आधा होगा क्योंकि ये जो शीर्ष बिंदु एस है यहाँ पर, ये जो एस है ये वृत्त पर है। तो वृत्त पर शीर्ष बिंदु होता है तो उस कोण का माप खंडित चाप का आधा होता है। अब क्यू एस आर का माप 60 अंश होगा क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज का कोण है, ये वैसे ही लिखना है। तिर्यक गुणा कर देंगे तो चाप क्यू आर 60 गुणे 2 यानी 120 डिग्री हो जाएगा। ऐसे आर एस करने के का माप निकालने के लिए हम लोग ये कोण आर क्यू एस यूज़ करेंगे। तो मेज़र एंगल को आर क्यू एस बराबर मेज़र चाप आर एस बटे 2। आर क्यू एस 60 अंश क्योंकि समबाहु त्रिभुज का कोण है, ये वैसे ही लिखना है। फिर तिर्यक गुणा करेंगे तो मेज़र चाप आर एस भी 120 डिग्री हो जाएगा। अब जो मेज़र चाप क्यू आर एस है वो मेज़र चाप क्यू आर प्लस मेज़र चाप आर एस के बराबर होगा। यहाँ भी देख लीजिए आकृति में भी चाप क्यू आर एस का मतलब चाप क्यू आर प्लस चाप आर एस, और क्यू आर का माप भी हमने 120 निकाला है और आर एस का माप भी 120 निकाला है। चाप क्यू आर भी 120 है और चाप आर एस भी 120 है। तो चाप क्यू आर एस बराबर मेज़र चाप क्यू आर प्लस मेज़र चाप आर एस यानी 120 प्लस 120 तो 240। तो ये भी सिद्ध हो गया। आइए अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा और ये आखिरी सवाल 3.3 का। ये एक वृत्त है जिसकी जीवा ए बी और सी डी परस्पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो हमें सिद्ध करना है कि चाप ए सी सर्वांगसम चाप बी डी। ये चाप ए सी और चाप बी डी सर्वांगसम है। यहाँ ये भी जानकारी दी है कि ये दोनों जीवा सर्वांगसम है। जीवा ए बी और जीवा सी डी सर्वांगसम है। तो नियम 1 में हमने पढ़ा है कि दो जीवा यदि सर्वांगसम है एक ही वृत्त की तो उनके संगत चाप भी सर्वांगसम होते हैं। तो चाप ए बी की संगत चाप कौन सा है? जीवा ए बी का संगत चाप है चाप ए सी बी। और जीवा सी डी का संगत चाप कौन सा है? चाप सी बी डी।
तो यदि जीवा AB और जीवा CD सर्वांग है तो उनके संगत चाप ACB और चाप DBC भी सर्वांग सम हो जाएंगे। अब चाप ACB को हम लोग चाप AC प्लस CB लिख सकते हैं, चाप DBC को चाप DB प्लस BC लिख सकते हैं। यहाँ चाप BC कैंसिल हो जाएगा तो चाप AC सर्वांग सम चाप DB आ जाएगा। इसको मैं हल करके बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए, सबसे पहले सवाल का नंबर लिखना है, आकृति बनानी है, जो जानकारी दी है वो दत्त की हेडिंग में लिखना है, जो सिद्ध करना है वो साध्य की हेडिंग डाल के लिखना है। और उपपत्ति शुरू करते हैं। उपपत्ति में देखो, जीवा AB सर्वांग सम जीवा CD दिया गया है, दत्त यानी दिया है, तो ये दोनों जीवा सर्वांग सम है तो इन दोनों जीवा के संगत चाप भी सर्वांग सम होंगे। जीवा AB का संगत चाप क्या है? चाप ACB, तो जीवा AB का संगत चाप ACB। जीवा CD का संगत चाप CBD, तो जीवा सर्वांग सम है तो इनके संगत चाप भी सर्वांग सम, कारण सर्वांग सम जीवाओं के संगत चाप ACB को हम लोग चाप AC प्लस CB लिख सकते हैं, चाप CBD को चाप CB प्लस चाप BD लिख सकते हैं। चाप CB और CB कैंसिल हो जाएगा तो चाप AC सर्वांग सम चाप BD हो जाएगा। और ये हमें सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो चुका है। तो 3.3 के ये 3 सवाल आपको इस तरह से हल करने हैं। कहीं पर भी कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे बेझिझक कभी भी पूछ सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे कॉल करके या पर्सनल मैसेज करके आप मुझे अपने जो भी परेशानी है, जो दिक्कत है वो शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी मदद करने के लिए। तो फ़िलहाल इन सभी सवालों को आप PDF फाइल जो मैंने भेजा है उससे भी समझिए, वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेन किया उससे भी समझिए, और समझने के बाद इन सवालों को आप अपने मन से हल करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।